अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नेता बने, लेकिन आखिर में भ्रष्टाचार के नदियों में डूब गए। दारू घोटाले में उनका नाम आ गया। अगर मैं करता रहूंगा मजा, अगर बाहर जाकर मैं करता रहूंगा मजा, तो मुझे भारत के लोग दे देंगे सजा। मोदी जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया है, तो ये काम भी हमने किया है। आज सारी दुनिया में मोदी जी चमकने वाला तारा, और मोदी जी को विरोध करने वालों को मैं बजा दूंगा 12। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द अनहर्ड महफिल। आज हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रामदास अठवाले जी है। तो सर का काफ़ी मतलब कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका हमें टाइम देने के लिए। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जैसे दिल्ली में भी अभी चुनाव चल रहे हैं, आपकी पार्टी से भी 15 कैंडिडेट्स आपने जी खड़े किए हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से। तो इस बार की क्या माहौल है इलेक्शंस का कि दिल्ली में किसका ज़्यादा जोर चल रहा है इस समय? मुझे लगता है कि दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है, ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 3 बार यहाँ का चुनाव जीता है, और उन्होंने मतलब बिजली फ्री, पानी फ्री, झाड़ू सिंबल लेकर आम आदमी को अट्रैक्ट करने का उन्होंने प्रयत्न किया था, और 3 बार यहाँ की जनता ने उनको जरूर सत्ता में बिठाया। लेकिन दिल्ली का डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट करने में उनको इतनी सफलता मिली नहीं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो नेता बने, लेकिन आखिर में भ्रष्टाचार के नदियों में डूब गए। दारू घोटाले में उनका नाम आ गया। और अगर अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि अगर मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मेरे ऊपर बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी साहब ने जानबूझकर मुझे जेल में डाला है, तो उनको अपनी भूमिका रखने का अधिकार था। अगर वह कोई एविडेंस नहीं है, तो इतने साल का कैसा, कितने दिन कैसा जेल में रह सकते हैं। इसीलिए दारू घोटाला करके पूरे दिल्ली को बदनाम करने का काम किया है। तो माहौल आज ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल को हटाओ और बीजेपी को सत्ता में बिठाओ। तो ये काम अभी लोगों के मन में है, और इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में इस बार बीजेपी जरूर जीतेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में जो काम किया है, उसका लेखा जोखा लोगों के सामने है, और जरूर मुझे लगता है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे आप बीइंग अ दलित लीडर, आपका जो वे है लीड करने का, वो कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रकाश अंबेडकर एंड मायावती जी से? हाँ, तो जो सवाल आपका तो सही है कि हर एक नेता बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर काम करता है, और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमें यहाँ पहुंचने का मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें शिक्षा दी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारी रक्षा की, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। और बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन लाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों को जगाया,
और दलित आज बाबा साहब के नाम पर ऐसा खड़ा होता है कि जय भीम का नारा जब गूंज उठता है तो हर दलित बच्चा बच्चा एक साथ आता है। तो जिस तरह आपने बताया कि भाई दूसरे नेताओं में हमारे फर्क क्या है, तो फर्क वगैरह मैं नहीं मानता हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, बाकी के नेता भी बाबा साहब का मिशन ही चला रहे हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन मुझे दिल्ली के तख्त पर पहुंचने का मौका मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद केंद्र में मंत्री बनने का मौका मुझे मिला, और बीच में रिपब्लिकन पार्टी का कोई मंत्री नहीं था। मैं जब कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं जब यूपीए फर्स्ट की सरकार आई थी, तब मैं पंढरपुर से लोकसभा में चुनकर आया था, और 2 बार मैं पंढरपुर से चुनकर आया था। एक बार मुंबई से चुनकर आया था लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में, और चौथी बार मैं शिरडी से खड़ा था, तब मैं हार गया था। लेकिन यूपीए फर्स्ट जब बनी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैंने सारा दलित समाज, मैंने नहीं, दलित समाज कांग्रेस पार्टी के साथ लाया, यूपी के साथ लाया। तो लोकसभा के चुनाव में तो महाराष्ट्र में यही चर्चा ये लोग करते थे कि आठवले जी मंत्री बनेंगे अगर सरकार हमारी आती है तो इस विचार को रखकर दलितों का मैक्सिमम वोट लेने का प्रयत्न हुआ। लेकिन जब यूपी की सरकार आई, तब मैं अकेला हूं रिपब्लिकन पार्टी का, इसलिए मुझे मंत्रिमंडल में लिया नहीं। और आपको मालूम है कि ई अहमद जी जो मुस्लिम लीग के नेता थे, तो उनको मंत्रिमंडल में लिया था, वो भी अकेले थे। तो मुझे ऐसा बोलकर मुझे रोक दिया कि अभी आपका नहीं करेगी। मुझे मंत्री बनाने के संबंध में सभी देश भर में चर्चा थी, महाराष्ट्र में चर्चा थी, यूपी की सरकार आई है तो आठवले जी मंत्री बनेगी। और मैं जरूर अकेला एमपी था, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का वोट मिला था। देश में अनेक जगह पर जहां मेरी पार्टी थी वहां का वोट मिला था। तो शरद पवार जी का बंगला था रकबगंज रोड पर, तब उनके बंगले पर आदरणीय प्रणब मुखर्जी, अहमद पटेल जी आए और मुझे भी वहां बुलाया, और शरद पवार जी की उपस्थिति में हमारी चारों की मीटिंग हुई, और उसमें मुझे बताया गया कि आठवले जी, इस वक्त हम आपको मंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के आप अकेले हैं, और 3 मेंबर जिनके हैं चुनकर आए उनको हम 1 मंत्री पद दे रहे हैं। तो शरद पवार साहब के पार्टी के 9 लोग चुनकर आए, तो उन्होंने अपने 3 मंत्री बनाए, वो खुद बने, प्रफुल्ल पटेल जी को बनाया, चंद्रकांता पाटिल जी को बनाया, और मुझे बताया गया है कि आप सोनिया गांधी से अपन मिलकर आपको मंत्री पद देंगे। लेकिन वो मंत्री पद हमको नहीं मिला था। मुझे बोले थे कि जब विस्तार में होगा, लेकिन विस्तार में मेरा नहीं हुआ था। तो मंत्रिपद का विषय नहीं है, लेकिन सब लोग बाबा साहब का ही काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता तक पहुंचने का काम, जिम्मेदारी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताई थी कि सत्ता तक पहुंचना चाहिए, गरीबों का भला करना है तो सत्ता तक पहुंचना चाहिए। तो मैं और दलितों का वोट जो है, ये 15% वोट है, 15-16% वोट है, उसमें पूरे दलित वोट भी एक साथ आएगी तो भी सत्ता मिलना मुश्किल है। और इसीलिए जिस तरह मायावती जी है, प्रकाश अंबेडकर जी है, रामविलास पासवान जी थे, अभी चिराग पासवान जी है, ऐसे कई दलित नेता है, ऑल इंडिया में दलित नेता है। लेकिन हमें सत्ता में पहुंचने का मौका मिला है। मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब मेरा विचार करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं साफ दिल का आदमी हूँ, मैं किसी से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सामना करने के लिए उठ जाऊंगा तो मैं सामना करता हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी जी की विकास की भूमिका में रखता हूँ। तो ठीक बात, वो तो प्रश्न अलग है। लेकिन आपने सवाल पूछा कि बाकी के नेताओं में मेरे में का फर्क है, मैं फर्क नहीं मानता हूँ। उनका भी योगदान बाबा साहब मिशन में है,
मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना काम उन्होंने चालू रखना चाहिए। यस सर, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की ही बात करते हुए अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी थी, कुछ कहा था जिस वजह से लोगों के बीच काफ़ी नाराज़गी उठ गई थी। तो सर हाँ, आपका मुझे उस पे लगता क्या है कहना है? कि हाँ, वो तो बोलते बोलते बोले, लेकिन उसमें बाबा साहब का अपमान करने का विषय नहीं था। अमित शाह जी जब लोकसभा में संविधान पर चर्चा का रिप्लाई दे रहे थे, तब उन्होंने इतना बताया कि खाली कांग्रेस वाले तुम तो अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि आप वो उनके मिशन का काम नहीं पूरा करते हैं। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, यूपीए में साथ में था, लेकिन बाबा साहब का 26 साली बोर्ड का मेमोरियल का काम नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बना है, वहां का खाली डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन का ऑफिस था, तो नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद बन गया। 26 साली बोर्ड में बाबा साहब का मेमोरियल बन गया। मोदी जी आने के बाद 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी को दे दिया। तो उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। तो मतलब उनके मेमोरियल के काम उन्होंने पूरे नहीं किए। और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया है, मुंबई में और भंडारा में। तो मुझे लगता है कि इसी तरह उन्होंने कांग्रेस पार्टी खाली बातें करती है, तो इसीलिए अमित शाह जी का कहना था कि आप खाली बाबा साहब का नाम लेते हैं और ये संविधान दिखाते हैं और उनके समाज के लिए कुछ नहीं करते, गरीबी हटाओ के लिए कुछ नहीं करते हैं, बाबा साहब के मेमोरियल के काम पूरे नहीं करते हैं। अभी मुंबई में ऐसा स्मारक बन रहा है कि 350 स्क्वायर फीट का स्टैचू और फाउंडेशन के साथ 450 फीट का स्टैचू। ये स्टैचू की ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, उससे भी ज्यादा है। और देश में जो स्टैचू है उसमें वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू जो छोड़ने के बाद वो सबसे ऊंचा है। 2 नंबर का ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का है। तो वहाँ ऐसा एक मेमोरियल बड़ा बन रहा है जिसमें 1400-1500 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और वो जमीन की कीमत 3600 करोड़ की है, जो एनटीसी की मिल थी, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की। तो अमित भाई का कहना इतना था कि आप खाली ऐसा बोलते हैं, वो बोलते बोलते वो थोड़े उन्होंने अलग बोले, लेकिन उनकी भावना एक साफ थी कि बाबा साहब के खाली नाम आप लेते, कुछ नहीं करते, लेकिन हम बाबा साहब का नाम भी लेते और बाबा साहब का मिशन का काम भी हम करते हैं। हर बार बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो 26 नवंबर का दिवस जो मैं बता रहा था, तो मोदी जी ने संविधान दिन पूरे देश भर में मनाने का ऐलान किया। स्कूलों में, कॉलेज में, सरकारी ऑफिसेस में 26 नवंबर के दिन को भी जो इम्पोर्टेंस था, ये कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने कभी नहीं बताया। बताया नहीं या उन्होंने कोई नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब का फोटो जिस सेंट्रल हॉल में संविधान की चर्चा हुई, और संविधान रचनाकार शिल्पकार का फोटो उधर नहीं था। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो वहां वो फोटो भी आ गया। भारत रत्न का किताब भी जो उनके कार्यकाल में मिला है। तो इसलिए जो आपने बताया कि अमित शाह बोलते बोलते बोले, लेकिन उनके बोलने का भावना इतनी थी कि बाबा साहब का नाम खाली आप लेते हैं और बाबा साहब के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो सर बेसिकली आप ये कह रहे हो कि उन वो बोलना कुछ चाहते थे और वो बाहर कुछ हो रहा है, गलत समझा एक तरीके हाँ, से। मतलब ऐसा समझो, मतलब भावना इतनी थी कि खाली अम्बेडकर अम्बेडकर नाम ही आप लेते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ नहीं करते। बोलते बोलते थोड़ा सा बोले वो, लेकिन उससे कुछ लोग नाराज भी हुए। लेकिन अमित शाह की भावना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और जो नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब हर भाषण में नाम लेते हैं, किधर भी उनका भाषण होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का उल्लेख, पार्लियामेंट में भी इतने भाषण उनके हुए। तो बाबा साहब का कोट बाबा साहब को वो करते हैं वो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह बीजेपी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। बाबा देश का संविधान सबके लिए है, और इसीलिए अमित शाह जी की भावना बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जी सर। सर थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। आप 60 देशों में मतलब तकरीबन 60 देशों में आपने
घूमे हैं, तो ऐसा कोई देश जिसको आपने देखा हो, फिर आपको लगा हो कि भारत को भी एक दिन ऐसा बनाना है, मतलब इतना डेवलप्ड, कोई आपका जिसको मेमोरी है आपकी, हाँ, मतलब मैंने देखा कि आपका वैसा, पसंदीदा? मैंने देखा है कि मैं पहले, बहुत पहले गया था जापान में। जी सर। जब मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में पढ़ाई करता था, एक दलित पैंथर नाम का एक मोमेंटम चलाते थे। जिस तरह अमेरिका में ब्लैक पैंथर है, उसी तरह हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में दलित पैंथर की स्थापना हुई थी। और वो दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो स्थापना हुई थी। तो कई सालों के बाद मैं भी जब पढ़ाई करने के लिए जब मुंबई में आया, तो मैं भी संगठन में काम करता था। तो मतलब इसी तरह जो आपने बताया कि, तो जापान का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जापान एक साफ सुथरा मुझे कंट्री दिखाई दिया। जी। कोई भी रास्ते में कोई भी मतलब बिल्कुल कचरा नहीं है। कोई पेपर कोई इधर नहीं फेंकते हैं, कोई सिगरेट पीते हो भी रास्ते में नहीं फेंकते हैं। तो अभी मैं कल मतलब इसी तरह अनेक जगह पर अपने लोग भी मतलब कोई जो चना फुटाने ले लेते हैं, उधर ही कागज डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मोदी साहब ने क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अगर गांव रहेगा तो हवा अच्छी रहेगी, हवा अच्छी रहेगी तो हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तो वो एक देश हमने देखा है। मैं अमेरिका भी बहुत बार मैं गया हूँ, अनेक देशों से, रशिया में जाकर आया हूँ, अनेक देशों में मैं जाकर आया हूँ। लेकिन अभी अपने देश की भी अच्छी प्रगति हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से उन्होंने अपना काम शुरू किया, और आजकल अपने शहरों में भी मतलब काफी सुधार हो रहा है। गांव गांव में भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और जब हम खेती के लिए जब रोड से, हाईवे से बाहर जाते हैं, तो दोनों बाजू में अपने को खेती, गन्ने की खेती रहती है और भी खेती रहती है, और खेत में भी अच्छे बंगले हमको दिखाई देते हैं। तो मतलब स्लोली साइलेंटली प्रगति हो रही है। देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। तो अनेक कंट्री में मैं जाकर आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे देश के बारे में अभिमान है। मैं भारतीय हूँ, और हमें गर्व इस बात का है कि जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, तो अभी हमारे लोग, अंग्रेज वहां तो हमारे जो लोग लाखों की संख्या में है इंग्लैंड में, तो हमारे लोग भी वहां 150 ने 300 साल राज्य करेंगे। मतलब वहां इतने लोग उधर गए हैं, तो राज्य का विषय नहीं है। लेकिन अपने इंडिया के 4-5 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया के बाहर है, भारत के बाहर है। और मैं जिस कंट्री में गया हूँ वहां मुझे इंडियन खाना खाने के लिए मिला है। हर शहर में इंडियन होटल नजर आता है। जब मैं ताइवान में गया था तो ताइपे नाम का एक शहर है, तो वहां भी मतलब वो इंडियन होटल हमें मिला। मतलब हर शहर में इंडियन होटल मिलता ही है। तो वैसा हम ज्यादा बाहर का खाना नहीं पसंद करते हैं। देश में तो वो प्रगति है, लेकिन अभी अपने देश में भी अच्छी प्रगति हो रही है। गांव गांव भी डेवलप हो रहे हैं। और 10 सालों में नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद तो उसको बहुत बड़ी गति मिली है, और लोग बहुत अच्छे गति से काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे अनेक देशों का अनुभव है। मैं 60 से भी ज्यादा देशों में मैं अभी तक जाकर मैं आया हूँ। और हर साल, और मुझे दुबई जैसे देशों में अनेक प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाते हैं। अमेरिका में मुझे बुलाते हैं, रशिया में मुझे बुलाते हैं। तो अभी भी मैं 14 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है न्यूयॉर्क में, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। उसका निमंत्रण मुझे अभी आया है, तो मैं 14 अप्रैल के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ एक हमारे पंजाबी लोग काफी संख्या में है, वो भी मुझे हर साल बुलाते हैं, और कोई अवार्ड फंक्शन मेरे हाथों से अवार्ड बांटने का प्रोग्राम रखते हैं। तो हर साल अमेरिका में एक बार मैं जाकर आता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे बुलाते हैं। और अभी तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मैं भी रिपब्लिकन पार्टी का हूँ। तो मतलब अभी मुझे जाने में
और भी ज्यादा आनंद है कि भाई हमारी पार्टी से जीत गई। हमारी पार्टी जीत गई मतलब रिपब्लिकन पार्टी के नाम से डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए हैं। तो अनेक देशों का जाने का मुझे अनुभव है। सर आपने जैसे अभी बोला आप 60 से ज़्यादा देशों में जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कौन से देश में जाकर आता है? नहीं, मजा तो मजा के लिए तो मैं नहीं गया हूँ। सर अगर मैं करता रहूंगा मजा, यस सर। अगर बाहर जाकर मैं करता रहूंगा मजा, तो मुझे भारत के लोग दे देंगे सजा। तो मतलब इसी तरह मजा का विषय नहीं है, लेकिन मजा एंजॉय वगैरह मतलब है। लेकिन मैं तो जाकर वहाँ मैं स्टडी करके आया हूँ, वहाँ की स्थिति क्या है, उन्होंने कैसी प्रगति की है, वहाँ लोग कैसा अपना रिलेशन रखते हैं, तो ये भी मैंने देखा है। तो जो कोई टूरिस्ट स्पॉट है वो भी हमने देखे हैं। 3-3, 4-4 दिन, 8-8 दिन हम रहे भी है। तो देश, सभी देश अच्छे हैं, सभी देश, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा देश अपना भारत है। चलो, तो जैसे आप शेर व शायरी भी काफ़ी करते हैं और आप पोइट्री लिखते हैं और आपकी एक मैगजीन भी आती है भूमिका के नाम से। तो अभी भी आप मतलब भूमिका में लिखते रहते हैं या अभी आपने छोड़ दिया है? नहीं, लिखने का तो मैं ऐसा है कि मेरा लिखना तो मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ, जी। लेकिन मुझे लिखने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, अभी टाइम नहीं। क्योंकि मुझे वो, मैं जब पार्लियामेंट में शेर शायरी करता हूँ, सभा में करता हूँ, यस लोग उसको एकदम मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, हमें भी तालियां वैसे बजाते हैं। यस और मैं कोई बहुत सोच कर मैं करता हूँ ऐसा नहीं। सोच कर मतलब मैं तो लिखता हूँ ऐसा जो सब्जेक्ट होता है। तो मैंने कोई मेरी कविता की पुस्तक नहीं निकाली है, लेकिन जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है, सभी एमपी ने उसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिया है। और सत्ताधारी के साथ तो मैं हुई हूँ, लेकिन अपोजिशन ने भी मेरे कविताओं को बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया है। और मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ, अगर मैं वर्ल्ड में किधर भी जाता हूँ, तो वहाँ जो इंडिया का आदमी है वो मुझे मिलता है और मुझे देख कर बोलता है कि आप अठौले जी है, आपकी कविता बहुत हमको अच्छी लगती है, हम आपके फैन है। तो जब वो बोलते हैं कि भाई हम आपके फैन है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। मतलब आप तो इसी तरह मतलब हमारा बहुत सारे लोग फोटो निकालने के लिए आते हैं। कुछ लोगों को मेरा भाषण ठीक भी नहीं लगता होगा, लेकिन पार्लियामेंट में मैं अकेला होने से, मैं मंत्री तो हूँ ही, लेकिन वहाँ मंत्री की बात अलग है, लेकिन मैं रिपब्लिकन पार्टी से हूँ, तो मुझे बोलने के लिए हर विषय पर मौका मिलता है। लेकिन वो 2-3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने का मौका तो नहीं मिलता है। लेकिन जितना मिलता है उसमें मैं मेरी कविता करता हूँ। और वो थोड़ी यूट्यूब भी में भी वो कविता चलती है। यस और जिस तरह मोदी जी को आज तक किसने हंसाया नहीं है, लेकिन मैंने मोदी जी को हंसाया है, और मोदी जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया है। तो ये काम भी हमने किया है। तो ठीक बात है, तो इसी तरह हमको आदत है, तो ये काम मैं करते रहता हूँ। सर वही हंसाने और फंसाने वाली बात करते हुए, आपने जब अपनी कोalition छोड़ी थी कांग्रेस के साथ, तो आपने उसके बाद बीजेपी में आके सभा में स्पीच दी थी, जिससे ऑलमोस्ट सारे एमपीज हंसने लग गए थे काफ़ी ज़्यादा, और वो काफ़ी जो वो मूवमेंट थी वो वायरल बहुत हुई थी सोशल मीडिया पे। आपकी जी। अक्सर सर जो मूवमेंट्स है वो वायरल होती सर रहती जो है। आपने एक स्पीच दी थी कि पहले मतलब आप पहले किसी और पार्टी के साथ थे जब हाँ। उनकी लहर चलती हाँ थी, सर। अभी एनडीए के साथ है तो आप अभी एनडीए के साथ है, वो काफी मतलब काफी लोगों को पसंद आती है सर आपकी। आपने कहा था कि अब हवा का रुख बदल गया है, तो अब हम इस काफी जगह आ चुके काफी हैं। पसंदीदा नहीं एक नहीं, स्पीच है। हाँ हाँ तो जी, मैंने हाँ जी। बोला था कि मैं तो कांग्रेस साथ था, मैं 3 बार कांग्रेस के अलायंस में मैं एमपी था। हाँ सर। और मैं तो अभी मोदी साहब के साथ इसलिए आया कि मोदी साहब ने मुझे मतलब मंत्री बनाया इसलिए नहीं है। तो मैं पहले उनके पास साथ आया, बाद में मुझे मंत्री बनाया। मुझे पहले राज्यसभा में लिया, मैं 14 में लोकसभा में चुनकर आ सकता था। मैं, मोदी जी की भी हवा थी, मेरा भी काम था, लेकिन मैंने बीजेपी के पास राज्यसभा मांगी कि मैं आपके साथ आया हूँ। तो मैं 3 बार मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, 1 बार मुंबई, 1 बार पंढरपुर, 2 बार पंढरपुर, 1 बार शिरडी। और मैं शिरडी, जो साईं बाबा की शिरडी, वहां से मैं हार गया था, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने मुझे हराया था। तो इसीलिए मतलब बाद में मैं बाला साहब ठाकरे साहब को मैं एक बार उनके बर्थडे के अवसर पर मिला था। तब उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि अठौली जी आपने हमारे साथ आना चाहिए, शिव शक्ति भीम शक्ति एक होना चाहिए।
और बीजेपी शिवसेना के साथ आपने आना चाहिए। तो मैंने महाराष्ट्र के तमाम इंटेलेक्चुअल के साथ बातचीत की, महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, महाराष्ट्र के अनेक पत्रकारों के साथ मैंने बात की। और ये बात सही है कि पहले मैं सेक्युलर पार्टियों के साथ था, लेकिन बीजेपी को नॉन सेक्युलर बोलना ठीक नहीं है। जरूर वो हिंदू समाज को ज्यादा मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा है, सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, और इसलिए जाग रहा है भारत सारा। आज सारे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी चमकने वाला तारा, आज सारी दुनिया में मोदी जी चमकने वाला तारा, और मोदी जी को विरोध करने वालों को मैं बजा दूंगा 12। तो इसलिए ठीक बात है, तो इसीलिए मोदी जी अपना काम करते हैं, और सब अपने अपने धर्म को मजबूत करने का हर एक को अधिकार है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एकदम ऐसा समझना ठीक नहीं है। और हमारे इंडिया है ये हर विचारधारा एक होती है ऐसा नहीं है, विचारधारा अलग अलग जरूर है। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, करुणानिधि, ऐसे कई नेता लोग इंडिया के साथ आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पर। विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन वो एक साथ आए थे सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र में। उसी तरह मैं भी बीजेपी के साथ हूँ, हर मुद्दे से मैं उनके साथ सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के विजन को मैं ध्यान से सुनता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का विजन देश को 2027 तक ऊंच स्थल पर उनको पहुंचाना है। और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अपनी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई 10 सालों में। अब ये 5 साल हमको मिले, हम 4 नंबर पर जा सकते हैं, और 5 साल मिलेगा तो 3 नंबर पर जा सकते हैं, और 5 साल मिलेगा 2 नंबर पर आ सकते हैं, और 5 साल मिलेगा तो 1 नंबर पर आ सकते हैं। तो मतलब अपनी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। मोदी जी सोच कर विजन उनका है कि देश को मजबूत करना है, देश घर आदमी को मजबूत करना है। जरूर अनेक समस्या है, उसको हल करने का काम जरूर हो रहा है, लेकिन मोदी जी अब आए हैं। अभी राहुल गांधी बोलते हैं कि ओबीसी का सेंसस करो, जब तुम्हारी सरकार थी तब आपने नहीं किया, और आज बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो उनकी सरकार आएगी भी नहीं, और आएगी तो भी सेंसस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां टेक्निकल अड़चन ये है कि संविधान के आर्टिकल 17 के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म करने का निर्णय हुआ है, मतलब कानून बना है। इसीलिए जाति के आधार पर जनगणना नहीं कर सकते। अभी टेक्निकल डिफिकल्टी, उनकी भी डिफिकल्टी थी, उनकी सरकारों की, और हमारी सरकार की भी डिफिकल्टी है। लेकिन मेरी पार्टी की मांग ये है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, खाली ओबीसी की नहीं, सभी जाति की जनगणना अगर जाति के आधार पर होती है तो हर जाति का परसेंटेज कितना है उसकी जानकारी अपने को मिल सकती है। और खाली सेंसस करने से जातिवाद बढ़ेगा, इस समस्या में सहमत नहीं हूँ। जाति व्यवस्था कानून से गई है, लेकिन लोगों के मन से अभी तक उतनी नहीं गई है, लेकिन बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। बाबा साहब जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे तो स्कूल के बाहर बैठते थे, अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा थी। आज ऐसा नहीं है, आपकी जात अलग है, आपकी जात अलग है, मेरी जात अलग है, आप एक साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं। आजकल इंटरकास्ट मैरिज 1.5-2 लाख तक हर साल में इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। इसीलिए समाज एक साथ आ भी रहा है, लेकिन दलित पर आज भी गांवों में अत्याचार करने वाली कुछ लोगों की मेंटेलिटी है। सब गांव विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आज भी दलित है, उन्हें कपड़े अच्छे नहीं पहनना चाहिए, उन्हें अच्छा मकान नहीं बनाना चाहिए, इन्होंने अपने लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। एक आधा जब लड़के के साथ लड़की आते हैं तो जाते देखते नहीं है, एक दूसरे का स्वभाव देखते, कैरेक्टर देखते हैं, और वो एक साथ आकर शादी करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है, मुझे लगता है।
लगता है कि देश अपना एक है, जाति जरूर अलग है, भाषा अलग है। देश में 6,000 से ज्यादा जातियां हैं, 8 9 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, लिंगायत है, और यहाँ अनेक 18 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, तो भी देश एक है। तो थोड़ा हो गया। जी सर। नहीं नहीं, और एक आधा सवाल करो। हाँ जी सर, महाराष्ट्र की राजनीति की बात की जाए, वैसे शिवसेना अभी दो हिस्सों में टूट गया है, एक ठाकरे जी के एक और एक फैक्शन में, एक शिंदे जी के फैक्शन में। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ वहाँ की जनता के लिए, कि ये कैसा एक डिसीजन था शिवसेना का? मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अच्छा हुआ, महायुति के लिए अच्छा हुआ। क्योंकि अच्छा हुआ का मतलब, एकनाथ शिंदे जी जब 40 एमएलए शिवसेना के और 10 एमएलए इंडिपेंडेंट, ऐसे 50 एमएलए लेकर जब हमारे पास आई, तब उन्होंने बोला कि भाई मुझे आपके साथ आना है। तो फिर हम लोगों ने इसका विचार किया कि अच्छी बात है, अभी ये उद्धव ठाकरे सरकार जाएगी, अपनी सरकार आएगी, जी। तो वो एकनाथ शिंदे जी आए और सरकार हमारी आई। तो तब आई, और उसके बाद अजीत दादा पवार जी, कि पवार साहब एक हमारे महाराष्ट्र के जाने माने नेता है, किसान नेता है, और वो बहुत ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, या डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, या एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं, अनेक डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास लिए थे। तो अनुभवी नेता है। तो मैं उनको बोल रहा था कि अगर मोदी जी विकास की दिशा से आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो पवार साहब ने हमारे साथ आना चाहिए। जब बारामती में जब नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि मेरे राजनीति के गुरु शरद पवार है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बोले थे। तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद है। मैं भी शरद पवार साहब के साथ था, मैं उनके मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में था। मैं भी सेक्युलर हूँ, मेरी पार्टी सेक्युलर है, लेकिन मैं भी बीजेपी शिवसेना के साथ में आया हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में टूट हुई है, ये टूट मतलब हमने उनको तोड़ा नहीं है। अजीत दादा पवार खुद हमारे पास आए, एकनाथ शिंदे जी खुद हमारे पास आए, इसलिए हमने उनको ले लिया है। हमने कोई पार्टी में ब्रेक हमने नहीं किया है। सर, आपका क्या मानना है कि आपकी जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका भविष्य किस प्रकार होगा? नहीं, मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी का भविष्य अच्छा भविष्य है, लेकिन मेरी पार्टी बहुत ताकतवर बनेगी ऐसा मुझे इसलिए नहीं दिखता है कि दलित वोटों पर राजनीति के खेल में हम जीत नहीं सकते हैं। खेल में जीतना है या राजनीति में जीतना है, इसीलिए कम से कम 35-40-45% वोट अपने को मिलना चाहिए, तो हमारा कैंडिडेट चुनकर आएगा। तो आज हमारे पास जो 15%, 15-16% जो दलित का वोट है, वो भी एक साथ रहेगा तो भी चुनकर आना मुश्किल है। आपने भी मायावती की हालत आपने देखी है कि जो मायावती अपने बलबूते पर सत्ता में आई थी, आज मायावती का एक भी विधानसभा में एक भी कैंडिडेट चुनकर आया नहीं, और लोकसभा में 10 कैंडिडेट आए थे लास्ट टाइम, अभी एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है। और वो सपा बसपा के अलायंस में 2019 में 10 एमएलए 10 एमपी मायावती की चुनकर आई थी। 2014 में उनका एक भी एमपी चुनकर नहीं आया था, और अभी उनकी हालत एकदम डाउन होती जा रही है। तो इसीलिए हम यूपी में, मेरी कोशिश है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने की हमारी कोशिश है। और अभी मेरी पार्टी देश के हर राज्य में है, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, दादरा नगर हवेली में, दीव दमन में, और अनेक जगह पर, और सभी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट बंगाल, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। और लेकिन मेरी पार्टी इतनी बड़ी स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए मेरी कोशिश है कि मेरी पार्टी का भविष्य कैसे आगे हो सकता है। इसीलिए मेरी कोशिश है मेरे पास, मेरी पार्टी में कोई भी किसी भी जाति का आदमी हो। बाबा साहब का मिशन था कि सभी जातीय वर्गों को एक साथ लाइए, तो आप चुनकर आ सकते हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए मेजोरिटी की आवश्यकता है,
और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त करके, बाबा साहब अम्बेडकर जो 2 बार हारे थे, उन्होंने विचार किया कि मैं शेड्यूल कास्ट के वोटों पर अगर मैं राजनीति करूंगा तो मैं नहीं चुनकर आता हूं तो मेरे लोग कैसे चुनकर आएंगे, वो चुनकर आएंगे नहीं तो सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो लोगों को मदद कैसे होगी। इसीलिए बाबा साहब का ये जो विचारधारा है उसको लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। और मुझे थोड़ा मालूम था कि मैं मोदी जी के साथ जाऊंगा तो मोदी जी की सत्ता आने वाली है, लेकिन मैं जिनके साथ जाता हूँ उनकी सत्ता आती है और उस सत्ता में मुझे भागीदारी मिलती है। तो मेरे कितने लोग चुनकर आए हैं वो लोग नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे साथ वर्कर की बड़ी संख्या है। जनता उतनी नहीं है, लेकिन मैं कार्यकर्ता किसी भी एयरपोर्ट में जाता हूँ तो 50-100 लोग हर एयरपोर्ट में रहते हैं। मैं जम्मू में जाऊंगा तो भी लोग रहते हैं, मैं कश्मीर में जाऊंगा तो भी लोग रहते हैं। तो हर जगह पर मेरे साथ लोग हैं। इसीलिए मेरी पार्टी का भविष्य मैं अच्छा बनाने का मेरा प्रयत्न है। मतलब सब वर्गों को साथ में लेकर बाबा साहब की विचारधारा को लेकर मैं पार्टी मजबूत करना चाहता हूँ और मेरी पार्टी को अच्छा भविष्य है ऐसा मुझे लगता है। जी सर। चलो ठीक है, चलो जी चलो। सर कंक्लूजन आप दे दोगे प्लीज। हाँ सर एक एपिसोड खत्म करते हैं, खत्म कर रहे हैं सर। लेकिन एक अगर आप हमें एक शेर हाँ, कोई हाँ। शायरी कोई आप सर देना मतलब चाहें आपको अपने अगर स्टाइल पे आपको आता खत्म है। करना है अपने मैंने अंदाज में। जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओए क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, राजनीति में मैं किसी से नहीं करता हूँ डील। यस सर। जी सर। राजनीति में मैं नहीं करता हूँ किसी से डील, क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ अनहर्ड। आज मैं हूँ फॉलो ट्वीट रिपोस्ट सबरेडिट मैच भी करते हैं, like, अपवोट। हाँ, तो मैं राजनीति में मैं नहीं करता हूँ किसी से डील, लेकिन मैं राजनीति में मैं किसी के नहीं करता हूँ डील, लेकिन मुझे आपकी अच्छी लगी दी अनहर्ड महफिल। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।